with our students and faculty. It is my great pleasure to introduce our today's speaker, Dr. Ashish Gaur. He has completed his MSc Statistics from CSJM University, Kanpur in 2017, MSc Applied Operation Research from Delhi University in 2011. He is pursuing PhD from Banastali Vidyapith, Jaipur, Rajasthan. At present, he is working as Assistant Professor cum Statistician in Department of Community Medicine, Sri Aurobindo Medical College and PG Institute, Indore. He has received the Young Statistician Award by Institute of Applied Statistics. He is National Coordinator of Dr. Padam Singh Research and Development Scheme under the National Institute of Medical Statistics, Indian Council of Medical Research and Institute of Applied Statistics. He is a resource person of workshop on effective medical thesis writing in Gandhi Medical College, Bhopal, MP, under the Dr. Padam Singh Research and Development Scheme held on 17-18 January 2020. He has completed various faculty development courses. He has published many articles in national and international journals. He is working as principal and co-principal investigator for various projects. He has worked as organizer, organizing secretary, and treasurer for many national and international workshops. I would like to invite Dr. Ashish Gaur to come forward and share his knowledge with us. Slides. Okay. Yes, sir. Thank you, ma'am. Good afternoon, Dean sir, ma'am, and all faculties. Okay. Today's topic is validity of epidemiological studies. Okay. Question is, what is a validity? If you it refers to how accurately a method measure what is intent to measure. Validity basically, अगर कोई स्टेटमेंट अगर आप देखते हैं, चेक करना है कि वो वैलिड है या नहीं वैलिड है, आपकी जो भी स्टडी कर रहे हैं उससे बेसिकली रिलेट करता है या नहीं करता, उसके आउटकम्स एग्जैक्ट वैसे ही होते हैं या नहीं होते हैं, एग्जैक्ट वैसे होते हैं या नहीं होते हैं. वैलिडिटी बेसिकली शो कि कोई स्टेटमेंट वैलिड है या नहीं वैलिड है. ओके, लाइक अगर हम डिप्रेशन चेक कर रहे हैं तो जो भी हम स्केल्स यूज करेंगे वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, उसका मेजरमेंट डिप्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए ही होना चाहिए. वैलिडिटी बेसिकली एक्यूरेट मेथड्स को कैलकुलेट करती है कि इधर डिप्रेशन आपका एग्जैक्ट डिप्रेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है, एंजाइटी है या नहीं है. तो जो भी आप मेजरमेंट अप्लाई करेंगे या मेथड्स कोई भी अप्लाई करेंगे वो एग्जैक्ट होनी चाहिए. Validity basically depends on the accuracy and precision. As you can see the bull eyes, कि if आपके जो फर्स्ट देखते हैं तो उसमें आपका एक्यूरेसी, आपके सारे डॉट क्या है, एक ही मिड सर्किल में है, एक्यूरेट है एंड प्रिसाइज है. यानी आप जो भी टूल्स अगर यूज कर रहे हैं उससे आउटकम्स भी वैसा ही आ रहा है, सेम जो आप कैलकुलेट करना चाहते हैं वैसा ही आ रहा है.
प्रिसाइज बेसिकली दो, आप जो भी टूल्स यूज कर रहे हैं या फिर उसके बीच के जो क्वेश्चंस यूज कर उनके बीच का कोरिलेशन चेक करता है कि हाउ दो क्वेश्चंस और टूल्स कोरिलेटेड टू ईच अदर, स्ट्रांगली कोरिलेटेड टू ईच अदर। अगर स्ट्रांगली कोरिलेट करेंगे तो उतना ही अच्छा वो प्रिडिक्ट कर पाएंगे अबाउट द टूल्स। सेकंड वन, इट एक्यूरेट तो है बट वो प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि वो मिड पे नहीं है, एक्यूरेट है, यानी जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं हम, वो एक्यूरेट तो है, यानी उनके सारे क्वेश्चंस एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं, बट वो आपके टॉपिक बेस पे नहीं है। थर्ड वन, इट शोज द एक्यूरेसी, वैलिड तो है एक पर्टिकुलर में, बट इट्स नॉट अ प्रिसाइज, यानी उसके क्वेश्चंस कहीं ना कहीं वीक कोरिलेशन शो कर रहे हैं। एंड द थर्ड वन इज नॉट एक्यूरेट, ना कोरिलेशन है उनके बीच में, क्वेश्चंस के बीच में, और ना वो वैलिड है। रिलायबिलिटी, वी कैन कैलकुलेट, वी कैन any tools can be reliable, but it not necessary that it can be valid, but अगर आपकी रिलायबिलिटी आती है तो उसका वैलिड, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपका वैलिड है तो उसका रिलायबल होना मस्ट होता है। टाइप ऑफ द वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। बेसिकली इंटरनल वैलिडिटी relate to how well study is conducted, that mean कि how accurately you are calculating whatever is being studied, is a internal validity। और जब हम इसको जनरलाइज फॉर्म में पूरी पॉपुलेशंस पे देखते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल एक्सटर्नल वैलिडिटी। अगर कोई भी टूल अगर हम अप्लाई कर, कोई भी टूल लाइक द डिप्रेशंस, आज के टाइम में जो चल रहा है डिप्रेशन स्कूल का स्केल जो यूज कर रहे हैं, एंजाइटी स्केल्स कर रहे हैं, दे आर द वैलिड भी है और वो उतने ही रिलायबल है। उनके क्वेश्चंस के बीच का जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट जरूर करते हैं, तभी वो एक वैलिड रिजल्ट दे पाते हैं। ओके, और अगर एक छोटे स्मॉल पॉपुलेशन पे अगर हम जो उनका कंक्लूजन निकलता है अगर टारगेट पॉपुलेशन से लिया हुआ, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो टारगेट पॉपुलेशन को बेसिकली प्रेजेंट करेगा, करना चाहिए। ठीक है, इफ यू आर टेकिंग द सैंपल फ्रॉम द टारगेट पॉपुलेशन की जो भी वैलिडिटी होगी वो आपके एक्सटर्नल पॉपुलेशन की भी होनी चाहिए। नो एक्सटर्नल वैलिडिटी विदाउट इंटरनल वैलिडिटी। आपकी अगर इंटरनल वैलिडिटी वैलिड नहीं होती है तो आप उसको ये नहीं बोल सकते हैं कि वो पूरी पॉपुलेशंस पे डिफर करेगा। बट अब छोटी सी पॉपुलेशंस पे अगर कोई भी आप वैलिडिटी कैलकुलेट करते हैं तो इट्स नेसेसरी नहीं होता है कि वो आप पर्टिकुलर आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप उसको वैलिड कर सकते हैं, बट इट्स नॉट नेसेसरी। अगर अपने टारगेट पॉपुलेशन से नहीं लिया है आप अपने कन्वीनियंट के लिए कि ऐसे ऐसी पॉपुलेशंस को, केवल टारगेट पॉपुलेशंस को आप वो कर रहे हैं कि टारगेट की लाइक ऐसी ही पॉपुलेशंस को आप ले रहे हैं जहां पर वो आपके कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग या फिर आप स्पेसिफिक स्टडी के बेस पर कि आपको यही करना है, तो इट्स नेसेसरी नहीं है कि वो आपके एक्सटर्नल पूरी वर्ल्ड या फिर जो भी पॉपुलेशन है उनको रिफर कर सके। अब एरर इन एस्टिमेशंस, कोई भी स्टडी जब भी हम कोई भी स्टडी करते हैं तो हमारा मेन टारगेट ये होता है कि एरर कम हो। जितनी एरर होंगी स्टडी में उतना ही हमारा रिजल्ट इफेक्ट होगा, रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं आएगा। मैक्सिमम टाइम यही होता है कि सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं आ रहा होता है तो लोग यही बोलते हैं कि सर सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं आ रहा, गाइड बोल रहे हैं कि सिग्निफिकेंट रिजल्ट होना चाहिए। तो वहां पर भी हमारी एरर ही इंपॉर्टेंस होती है कि अगर आप जब ड्यूरेशंस में सैंपल सिलेक्शंस करते हैं या सैंपल का कलेक्शंस करते हैं तो वहां पे एरर ही मैटर करती है कि आपने कितनी स्टडी में एरर की। जितनी एरर स्टडी में करेंगे उतना ही ज्यादा स्टडी का सिग्निफिकेंस, वो जो भी रिजल्ट होगा या फिर आपका जो भी हाइपोथेसिस होगी वो सिग्निफिकेंट प्रूफ नहीं होगी। तो हमारा मेन टारगेट होता है कि एरर्स को कितना मिनिमाइज किया जाए। ठीक है, कितना भी आप कुछ भी कर ले एरर तो होगी, ह्यूमन बींग्स हैं, एरर्स क्रिएट करेंगे। तो basically there's a two types of error in estimations, one is a random error, second one is a systematic error।
रैंडम एरर इट अकर बाय चांस, ये होगी चाहे कुछ भी हो जाए हमसे। बेसिकली छोटी मोटी एरर्स तो होती रहती हैं जब भी हम स्टडी करेंगे कि सही मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं, सही इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं, सब कुछ यूज कर रहे हैं, तो लिटिल बिट चेंजेस हो सकते हैं। जैसे वेट का मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसमें हमें चेंजेस दिख सकते हैं, थोड़े बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं दिखेंगे, बट वो हो सकते हैं हमारे सैम्पलिंग मेथड से और मेजरमेंट करने के तरीके से भी हमारे हो सकते हैं। बट एक्सेप्टेंस की आपका जो मेथड्स है और मेजरमेंट है वो सही होना चाहिए, उसमें चेंजेस नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे लिए इतना वो नहीं होता। रैंडम एरर अगर हो रही है तो अगर हमें इसको मिनिमाइज करना हो तो सैंपल साइज को हम इंक्रीज कर सकते हैं। जितना सैंपल साइज इंक्रीज करेंगे एरर उतनी ही मिनिमाइज हो जाएगी। सेकंड वन इज अ सिस्टमैटिक एरर। बेसिकली ये रिपीटेड एरर्स होती हैं, ये फॉल्टी जो इक्विपमेंट यूज करते हैं। हमने स्टडी तो स्टार्ट कर दी बट हमें नहीं पता है कि इंस्ट्रूमेंट, हमने चेक ही नहीं किया प्रॉपर वे से कि इंस्ट्रूमेंट हमारा सही वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, या हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो सही प्रॉपर वे में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता है। बट तो बेसिकली सिस्टमैटिक एरर वहां से क्रिएट होती है बाय डिफॉल्ट। ये हमारी मेजरिंग जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं या फिर इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं वहां से ही क्रिएट्स होती हैं। हाँ, और एक चीज है कि इसका जो चेंजेस होते हैं वो वन डायरेक्शन से होते हैं, या फिर बहुत ज्यादा हाई होगा या फिर बहुत ज्यादा लो होगा। आप जैसे क्वेश्चनर, बहुत सारे लोग जब क्वेश्चनर फिल करने को दिया था तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, किसी एक को दे देते हैं और कहते हैं आप फिल करा लेना अपने चारों आस पास से। वो क्या करते हैं कि गए, उन्होंने उनका नाम डाला और खुद से ही फिल कर दिया, तो क्या कोई रिपीटिशंस आना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक इस टाइप की मतलब एरर्स भी सिस्टमैटिक एरर्स में ही बेसिकली आ जाती है। सैम्पलिंग वी कैन सी कि रैंडम एरर अप्रॉक्स आसपास ही वैल्यूज होती हैं, ज्यादा बहुत डिफर नहीं करती हैं कि बहुत ज्यादा डिफर करेंगी। बट जो सिस्टमैटिक एरर है ये पर्टिकुलर डायरेक्शंस में ही चलती हैं, या फिर बहुत ज्यादा हाई होंगी या फिर एक अप्रोप्रिएट नहीं होंगी, एक्यूरेसी नहीं होगी। वो प्रिसाइज हो सकती हैं बट एक्यूरेट नहीं होती हैं, कि हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं हमें लगता है कि वो सही है, बट रियल में जब देखते हैं एज अ ऑब्जेक्टिव वो डिफर कर सकती हैं। अगेन द थ्रेट ऑफ वैलिडिटी, there's a different types of biasness or you can error: the selection bias, information bias, and confounding bias. These bias will not represent the target population and reduce the validity of study. अगर हमारा सेलेक्शंस गलत होगा तो स्टडी के वैलिडेशंस हमेशा डाउन होगी। इंफॉर्मेशंस हमारे पास गलत टाइप की इंफॉर्मेशंस आएंगी तो स्टडी की वैलिडिटी डाउन होंगी। और कंफाउंडिंग वेरिएबल्स अगर होंगे, वो हो जाते आते हैं हमेशा। स्टडी जब भी हम करते हैं तो अभी हमें मेजर करना देखना होता है कि कंफाउंडिंग वेरिएबल्स कितने हमारे पास, जितने मैक्सिमम कंफाउंडिंग वेरिएबल होंगे स्टडी की वैलिडिटी एकदम नील हो जाएगी। तो हमारा टारगेट होता है कि कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को कितना मिनिमाइज किया जाए। आप स्टडीज को थोड़ा स्ट्रिक्ट, अपने प्रोटोकॉल को जितना स्ट्रिक्ट बनाएंगे उतना, जितना जो मैथोलॉजी है उसको जितना अच्छा बनाएंगे या मेथड्स जो भी अप्लाई कर रहे हैं, तो ये सब डाउन हो जाती हैं, हम इजिली उनको वो कर सकते हैं। फर्स्ट, सिलेक्शन बाइस। Selection bias basically is a experimental mistake that lead to an inaccurate representation of your research sample। यानी आप जो ऐसा सैंपल ले रहे हैं जिसका आपके पॉपुलेशन से रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, यानी आप जो भी कैलकुलेट करेंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव या फिर आपके एम्स को रिफर ही नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसी पॉपुलेशंस बेसिकली हमारे मैथोलॉजी, जब हम मैथोलॉजी में सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन जब करते हैं तो वहां पर हमने स्टडी डिजाइन, सैम्पलिंग टेक्निक्स, कितना सैंपल साइज लेंथ, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए कि हम अप्रोप्रिएट मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं डेटा कलेक्शन के लिए कि नहीं कर रहे हैं, और हमारा जो पॉपुलेशन है वो सही एग्जैक्ट है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव, एम्स और ऑब्जेक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब सिलेक्शन किसी भी डेटा का सिलेक्शन करते हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी जो टारगेट पॉपुलेशन है वो करेक्ट होनी चाहिए, और उससे जो सैंपल ले रहे हैं वो हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए।
कि ऐसा नहीं है कि हम ऐसी पॉपुलेशंस ले रहे हैं जो हमारे जो टारगेट पॉपुलेशंस को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रही है, तो हमारा रिजल्ट तो वैसे भी गड़बड़ ही हो जाएगा। टाइप ऑफ द सिलेक्शन बाइस, first is a sampling bias. It occur when we don't collect data from all the people who could be in our populations or crucial variables. तो सैम्पलिंग वही, हम रॉन्ग सैम्पलिंग मेथड्स को अप्लाई करेंगे, तो लाइक कन्वीनियंट सैम्पलिंग हम अपने हिसाब से ही केवल कन्वीनियंट सैम्पलिंग को अप्लाई करके हम वही सैंपल्स ले रहे हैं जो हमें जरूरत है, हमें जो मिल रहा है बस हमने ले लिया, हमने मल्टीपल सैंपल्स को जनरलाइज नहीं किया है, बस हमने क्या कि हमें जो मिल रहा है जो आ रहे हैं बस उनको डायरेक्ट लेते जा रहे हैं और खत्म कर रहे हैं, यानी वो रिप्रेजेंट करेंगे पॉपुलेशन को नहीं करेंगे, हमने इसका बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। दैट इज अ सैम्पलिंग बाइस। सेल्फ सेलेक्टेड बाइस, सेल्फ सेलेक्टेड बाइस लाइक एग्जाम्पल, जिसको कुछ पता ही नहीं है, एक ऐसे हमने पार्टिसिपेंट्स को भी ले लिया है जिसको ना स्टडी के बारे में पता है, ना जिसने कभी पार्टिसिपेट भी नहीं किया है, और उसको हमने खुद से ही सेलेक्ट कर लिया कि हमें पता है कि ये कर लोगे, तुम कर लोगे, और हमने स्टडी में उसको सेलेक्ट कर लिया। दैट इज अ सेल्फ सेलेक्टेड बाइस। नॉन रिस्पॉन्स, नॉन रिस्पॉन्स बाइट लाइक हमने सर्वे के लिए उनको एक क्वेश्चनर भेजा, बहुत सारे लोग क्या रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है या फिर एबिलिटी भी नहीं होती, वो क्वेश्चंस देखते हैं उनको समझ लगता है कि हम इसको फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की भी होती हैं कि when the people don't respond to survey are different in a significantly way from the those who do। तो जो करते हैं उनके और बाकी जो नॉन रिस्पॉन्स करते हैं उनके पास वो अलग अलग होते हैं, उनको लगता है कि हम कर ही नहीं सकते, ये फिल ही नहीं कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, या हम इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते हैं, तो दैट इज अ कॉल्ड द नॉन रिस्पॉन्स बाइस। सर्वाइवरशिप बाइस, इन सर्वाइवरशिप बाइस में हम केवल वही पार्टिसिपेंट करते हैं जो सेलेक्ट होते हैं, लाइक जो डायग्नोस हो गए हैं, डायग्नोसिस केसेस हुए हैं कि केवल वही डायग्नोसिस है, बट उनके पास मे भी हो सकता है कि हम जो स्टडी में उनको इंक्लूड कर रहे हैं उनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है अकॉर्डिंग टू हमारी एम्स और ऑब्जेक्टिव जो हमें फुलफिल करना चाहिए, वो ऐसा ही पार्टिसिपेंट उनका कोई भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं है जो हम पूछना चाहते हैं उनसे, और हमने उनको अपने स्टडी में इंक्लूड कर लिया है, तो ये भी आपकी क्या वैलिडिटी को डाउन करती हैं इस टाइप की पेशेंट्स सिलेक्शंस भी। एडिशन बाइस बेसिकली ड्रॉप आउट, जो बहुत सारे लोग क्वेश्चंस फिल करते हैं और क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप आउट जो वेरिएबल्स होते हैं कि उन्होंने फिल कर रहे हैं और उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया, बहुत सारा ड्रॉप आउट करते हैं, तो उस जगह पे हमें क्या होता है कि हाई अगर ये पता चल जाए कि क्वेश्चंस क्यों, रीजन पता चल जाए कि क्वेश्चंस क्यों ड्रॉप आउट कर रहे हैं, तो हम अपनी स्टडी की वैलिडिटी को और अच्छे से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस ड्रॉप आउट होते हैं तो वो हमेशा रिजल्ट को इफेक्ट करते हैं। मैक्सिमम टाइम में आपने क्वेश्चनर्स में देखोगे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस को ड्रॉप करते हैं, क्वेश्चंस ड्रॉप किया, नहीं फिल किया, दो क्वेश्चन ड्रॉप किए फिर आगे फिल कर दिया, तो इस टाइप के ड्रॉप आउट, अगर ये रीजन हमें पता चले कि वो क्यों करते हैं, तो इस टाइप की जो बायस होते हैं वो एट्रिशन बाइट होते हैं। अंडर कवरेज बाइस बेसिकली स्मॉल पॉपुलेशंस को बेस करके जो स्टडी करी जाती है, लाइक ऑनलाइन सर्वे हमने भेजा, सेंड कर दिया, जिनके पास इंटरनेट है वो तो फिल कर सकते हैं, आपकी स्टडी में इंक्लूड हो जाएंगे, जिनके पास नहीं है हमें वो हमारी स्टडी में नहीं इंक्लूड हो पा सकते होते हैं। तो बेसिकली अंडर जो कवरेज बायस होता है, हम बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स को भी मिस कर देते हैं जो हमारी स्टडी में इंक्लूड हो सकते हैं और हमारे रिजल्ट को और बेहतर कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड द अंडर कवरेज बायस। last one is sorry, information bias. The second one is the information bias. Information bias is a type of error that occur when key study variables are incorrectly measured or classified. पहले से ही हमने जो क्लासिफिकेशंस हैं, ग्रुप्स का क्लासिफिकेशन ही गलत तरीके से किया हुआ है, इनकरेक्टली हम उनको मेजर कर रहे हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन ही गलत आएंगी तो हमारी वैलिडिटी भी डाउन होगी और रिजल्ट सिग्निफिकेंट हो सकता है वो भी नहीं होगा। तो अगेन there's a type of the information bias, the recall bias.
It occur when the participant, one of the study group, are able to recall past event or behave better than those in the other. बहुत सारे क्या होता है, इंफॉर्मेशन, ऐसे भी इंफॉर्मेशन जो रखते हैं जिनको पता होता है पहले से ही, जिन्होंने किया होता है और उनको पता हो, बेहतर करने की कोशिश करते हैं कि और जो फिल कर रहे हैं उनसे हम बेहतर इंफॉर्मेशन भर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन क्या होता है, बेहतर करने के चक्कर में वो इंफॉर्मेशन को गलत रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ऐसी कोई भी बाइस जो होती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट इज कॉल्ड द रिकॉल बाइस। ऑब्जर्व बाइस, इट हैपन व्हेन द रिसर्चर्स आर अवेयर ऑफ द हाइपोथेसिस under the investigation or known which group each participant is assigned to such informations may influence how researchers collect, measure and interpretation of informations. Observations में पहले से मैक्सिमम चीजें क्या, हाइपोथेसिस और इन्वेस्टिगेशंस की जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको मैक्सिमम कहीं ना कहीं कुछ चीजें पता होती हैं उसके बारे में, कि कैसे डेटा कलेक्ट कर रहा है सामने वाला, कैसे मेजर कर रहा है, कैसे इंटरप्रिटेशन करेगा। तो जब पहले से स्टडी को पता होता है तो मैक्सिमम वो कोशिश करता है कि इंफॉर्मेशन और बेहतर दिया ताकि उसका रिजल्ट गड़बड़ ना हो। ऐसी टाइप की जब कभी भी errors होती हैं, that's called the observe bias. Performance bias, it refers the situation in which the researcher or participant in a study modified their behavior on response because they know they aware of the group allocations. वो पहले से ही जानते हैं कि कौन सा कंट्रोल ग्रुप है, कौन सा आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। क्योंकि जब हम किसी को ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि वो एक्सपेरिमेंट, उनके पास एक्सपेरिमेंट हो रहा है या फिर कंट्रोल हो रहा है। एक लोग रिसर्चर है, उनको पता होता है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस बाय, उसमें परफॉर्मेंस का इफेक्ट पड़ता है पहले से ही, कि जब पहले से पता है कि हमारा कंट्रोल ग्रुप है, हमें जो मेडिसिन दी जा रही है वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, या फिर जो ट्रीटमेंट ग्रुप में है तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है स्टडी को, उनके परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आता है काफी। हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। द प्रिसाइज ऑपरेशनल डेफिनेशंस ऑफ द वेरिएबल्स की डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से और डिफाइन करके, डिटेल्ड मेजरमेंट प्रोटोकॉल बना करके, डिफरेंट टाइप्स की ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट और री-सर्टिफिकेट दे करके भी हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। डेटा ऑडिटिंग कर सकते हैं कि जो क्वेश्चंस सामने वाले से पूछा गया है वो सही है नहीं है, जाकर हम रीचेक भी कर सकते हैं उसका। डेटा क्लीनिंग करते वक्त भी हमें पता चल जाता है कि इंफॉर्मेशन हमारी सही है गलत है मैक्सिमम टाइम पे, कि हमें पता होता है अगर आपको वेरिएबल्स के बारे में पता है कि ये इस रेंज में होनी चाहिए, तो मैक्सिमम डेटा क्लीनिंग में भी हमारी काफी हद तक इंफॉर्मेशन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड पब्लिकेशंस में भेजने से पहले हम बार बार एनालाइज कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन में अगर कोई भी गलत इंफॉर्मेशन होगी तो वो इजिली डिटेक्ट हो जाती, एनालाइज करते ही डिटेक्ट हो जाती है कि ये चीज यहाँ पर कितनी एरर है, इंफॉर्मेशन बेस कितनी एरर है। बेसिकली there are 4 main types of validities, like when we have a questionnaires, और क्वेश्चनर की वैलिडिटी चेक, नॉर्मली वैलिडिटी जब हम चेक करते हैं कि क्वेश्चंस अगर रिलायबल है, लाइक न्यू डेवलप्ड क्वेश्चनर जब हम यूज करते हैं किसी भी स्टडी में, तो अगर वो उसका फर्स्ट मेथड ये होता है कि उसका वो रिलायबल भी होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। जो भी आप प्रूफ करने वाले हो उसके अकॉर्डिंग आपका चीजें होनी चाहिए। हम मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चनर आता है, हम ये बोलते हैं कि रिलायबल, एक बार रिलायबिलिटी चेक करा लेते हैं क्रॉनबेक अल्फा से, जो सबसे ज्यादा फेमस है, रिलायबल करा लेते हैं, तो वैलिड और वैलिडिटी को भूल जाते हैं कि वैलिड तो हो ही जाएगा, रिलायबल है तो मैक्सिमम टाइम ये वैलिड तो हो ही जाएगा, वैलिडिटी नहीं चेक कराते हैं। वैलिडिटी तो वैलिडिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टार्टिंग में, कि मतलब अगर वो रिलायबल है तो वैलिड नहीं हो सकता, बट अगर वैलिड है तो वो रिलायबल होना उसका मस्ट है। तो वैलिडिटी भी, मतलब वैलिडिटी को, किसी भी क्वेश्चनर की अगर वैलिडिटी चेक करनी है तो हमें डिफरेंट मेथड्स के अकॉर्डिंग उसको वर्क करना पड़ेगा।
construct validity. There's a 4 types of validity: construct validity, content validity, phase validity, and criteria validity. construct validity basically जो भी हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस पूछेंगे सामने वाले से, वो हमारे क्राइटेरिया को फिलफिल कर रहा है, जो हमारे एम्स और ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही कंस्ट्रक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, बेसिकली वहां पे वो चेक करते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में। कंटेंट वैलिडिटी मैक्सिमम टाइम हमारे कंटेंट को चेक करती है कि कितना जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है या फिर जो क्वेश्चंस है वो कितना, उसमें जो उसका जो कंटेंट है वो कितना अकॉर्डिंग टू आपका एम्स और ऑब्जेक्टिव है। फेस वैलिडिटी जो दिख रहा है, अवेलेबल है, जितनी भी चीजें अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग। बेसिकली वैलिडिटी के लिए क्राइटेरिया वैलिडिटी आपके बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया, कि आपको पता है कि केवल हमारे पास यही मैक्सिमम क्राइटेरिया है, लाइक पासिंग क्राइटेरिया कि आपको इंग्लिश आना मस्ट है किसी भी एग्जामिनेशन में। तो अगर उसके बेस पर जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो एप्रोप्रिएट वैलिड क्वेश्चन जो भी पूछ रहे हैं वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बहुत से मैक्सिमम चीजें। तो these are the constant validity for the questionnaire. मैक्सिमम टाइम वैलिडिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम जो हमारे सीनियर्स या फिर जिनको नॉलेज है उससे रिलेटेड उनके पास ही भेजते हैं। एक ग्रुप ऑफ नॉलेजेबल पर्सन्स होते हैं, उनके पास हमने भेजा, उनसे वैलिडेट करा सकते हैं क्वेश्चंस को। ऐसी पर्टिकुलर कोई टेक्निक्स नहीं है वैलिडेट करने की कोई पर्टिकुलर टेक्निक नहीं है कि हम इसमें कोई, जैसे लाइक रिलायबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास कई मेथड्स हैं कि हमने उनमें ये अप्लाई किया, डेटा कलेक्ट किया और एक अप्लाई किया और उससे कैलकुलेट कर लिया। बट वैलिडिटी के लिए हमें कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस होता है कि जो हम क्वेश्चन उनसे पूछ रहे हैं तो वो वैलिड है अकॉर्डिंग टू जो आपकी स्टडी है उसके अकॉर्डिंग वैलिड है या नहीं है। तो these are the 4 methods: construct method, content method, and phase validity and criterion validity. Thank you. Any questions, please? Thank you, Dr. Ashish. Just थोड़ा सा मैं मतलब इससे हटता हूँ। Anybody remembers a movie called सांड की आंख? एक मूवी था जिसका टाइटल था सांड की आंख। तो सर ने जो फर्स्ट स्लाइड दिखाई थी ना, उसमें वो जो बना हुआ है दैट इज नोन एज बुल्स आई। सो उसका हिंदी ट्रांसलेशन जो था वो सांड की आंख था। It's what I remember is it is based on a true story like that. So when I say it is a valid, what I have understood is when I say it is a valid, it is how accurately you are measuring what the test is supposed to measure. For example, अगर हम स्पिग्नोमैनोमीटर लें जो कि हमारा टाइम टेस्टेड इंस्ट्रूमेंट है, उससे अगर हम ब्लड प्रेशर गिनते हैं, कितने बार भी गिनते हैं, एक ही पर्सन पे गिनते हैं या नंबर ऑफ पेशेंट्स या सब्जेक्ट्स पे हम गिनते हैं, तो वो एक्यूरेटली वही रीडिंग देगा, तो ही वो वैलिड है। Got this? Second was the reliability. Reliability is the precision.
Reliability is reproducibility और repeatability of a test. आप कितने बार भी उस स्पिग्नोमैनोमीटर से जितने बार भी आप ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे वो वही रीडिंग देगा. ये दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम वैलिडिटी. एंड वन मोर थिंग, जो बायस है, रैंडम बायस एंड दैट ये error, random error and systematic error. So bias is nothing but a systematic error. So error can be minimized. It cannot be totally khatam nahi kar sakte. We cannot. Bias can be minimized. It can be reduced to the maximum extent by following those things. 1, 2, 3, 4. Recall bias, information bias, or observer bias. ये सब we can, by following the proper systematic methods of epidemiology or biostatistics, we can reduce these things. Validity बढ़ाने के लिए, सपोज मान के चलिए आपने एक क्वेश्चनर बनाया, आपने एक स्टडी करना था, आपने एक क्वेश्चनर बनाया, स्पेसिफिकली उसी स्टडी के लिए बनाया. तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि वैलिड है कि नहीं, मतलब ये एक्यूरेटली वही मेजर करेगा या नहीं करेगा, है ना, क्योंकि नया है. तो हम कैसे इसको बताएं कि हम ये वैलिड है? तो विल गो फॉर अ पायलट टेस्टिंग. हम इसको पायलट बेसिस पे हम अप्लाई करेंगे एंड वी विल सी कि हमको वही रिजल्ट मिल रहा है जो हम इंटेंड कर रहे थे. अगर नहीं मिल रहा है तो वी विल मेक सम 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्मॉल चेंजेस एंड देन विल गो फॉर इट. अनदर इज व्हाट सर हैज सेड, क्रॉनबैक अल्फा जो हम कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकल वे से, उससे हम वैलिडिटी टेस्ट कर सकते हैं. तीसरा और एक है कि हम बार बार रिपीट रीटेस्ट करके हमारे क्वेश्चनर को, हमारे इंस्ट्रूमेंट को हम वैलिड बना सकते हैं. सो दिस इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू ऐड. थैंक यू. Thank you, sir. Now I would like to request Dr. R.R. Vavre, sir, to present sapling to Dr. Ashish, sir, as a token of appreciation. Now I would like to request Dr. Jayashree Tapadia, madam, to present certificate to Dr. Ashish, sir. On behalf of Sri Aurobindo University, I extend my sincere thanks to all present here. Thank you very much. Please proceed for snacks and tea.